नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम हिमांशु कफलटिया जी की जो पुस्तक है अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, उसको एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इस सीरीज की 5 वीडियोस कवर कर ली हैं। आज हम छठी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ज्ञानचंद के किस सेनापति ने संभल के नवाब को हराकर तराई क्षेत्र पर पुनः कुमाऊनी शासन स्थापित किया था? तो देखिए, ज्ञानचंद का, गरुड़ ज्ञानचंद इसका नाम था, और इसके समय में तराई क्षेत्र पर संभल के नवाब ने अधिकार कर लिया था। ये दिल्ली जाता है, दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक से इसकी मुलाकात होती है। वो इसको गरुड़ की उपाधि देता है और तराई का इलाका इसे सौंप देता है। लेकिन खाली तो इसी को करवाना था। खाली करवाने के लिए ये अपने सेनापति को भेजता है जिसका नाम था नीलू कठायत। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नीलू कठायत संभल के नवाब को हरा देता है, तराई को वापस से कुमाऊं में शामिल करवा देता है। इससे खुश होकर राजा उसे जो राउत होती है, राउत भूमि, उसमें 3 गांव इनाम में दिए जाते हैं। इसके अलावा कुमैया खिल्लत की उपाधि भी नीलू कठायत को दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। ये सवाल ऐसे भी बन सकता है कि ज्ञानचंद के सेनापति नीलू कठायत ने तराई को दोबारा से कुमाऊं में शामिल करने के लिए किस नवाब को हराया था? ऑप्शन दे देगा मुरादाबाद के नवाब को, नजीबाबाद के नवाब को, रोहिला नवाब को, या संभल के नवाब को। संभल के नवाब को हराया था। ठीक है। कुमाऊं के इतिहास में 12 वर्ष के युद्ध के लिए कौन सा राजा प्रसिद्ध है? तो 12 वर्षीय युद्ध किसने लड़ा था? 12 वर्षीय युद्ध भारती चंद ने लड़ा था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो उस समय चंद राज्य होता था, भारती चंद उस समय चंद राजा था, और चंद राज्य उस समय डोटी के अधीन आता था। डोटी के राजा को ये टैक्स देते थे। भारती चंद इस अधीनता से मुक्त होना चाहता था। वो डोटी के ऊपर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है। डोटी में उस समय नागमल का शासन था, जो समय डोटी का नरेश था, और 12 वर्षों तक युद्ध लड़ता है, युद्ध चलता है। 12 वर्षों के बाद ये युद्ध खत्म होता है। भारती चंद युद्ध को जीत जाता है और कुमाऊं को डोटी की अधीनता से आजाद करवा देता है। तो इसी युद्ध को, ये जो 12 साल चला, इसी युद्ध को 12 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। ठीक है। इसी डोटी युद्ध के दौरान जो ये 12 वर्षों का चला भारती चंद के काल में, इसी दौरान जो चंद सैनिक थे और जो उस इलाके में स्थानीय महिलाएं थी, उनके बीच वहां पे संबंध बनते हैं, जिससे एक नई पीढ़ी का जन्म होता है, एक नई जाति का जन्म होता है, जिसे नायक जाति कहा जाता है। क्वेश्चन आया था पेपर में, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण कौन थे? चंद सैनिक थे। ठीक है। अगला, सौर यानी पिथौरागढ़ क्षेत्र को राजा विजयबम को हराकर चंद साम्राज्य का हिस्सा किसने बनाया था? जो सौर का इलाका है, इसको पिथौरागढ़ में शामिल करवाता है ज्ञानचंद। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो गरुड़ ज्ञानचंद है, सौर के राजा विजयबम को यहां पे पराजित कर देता है और सौर को अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है। चंद राजा उदयन चंद ने अपने शासनकाल में कौन सा प्रमुख धार्मिक कार्य किया था? उदयन चंद का शासनकाल काफी छोटा रहा, 1420 से 1421, कुछ ही महीनों के लिए इसने शासन किया था। अपने शासन के दौरान गरुड़ ज्ञानचंद ने जो जो अत्याचार किए थे जनता के ऊपर, या उसके जो पाप थे, उनका प्रायश्चित करने के लिए काफी धार्मिक कार्य करता है उदयन चंद, जिसमें वह बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है, जनता को सभी प्रकार के टैक्स से मुक्त कर देता है। यह काम भी किसने किया था? राजा उदयन चंद ने किया था। हालांकि ज्यादा लंबा कार्यकाल इसका नहीं था, लेकिन गरुड़ ज्ञानचंद के बाद उसकी ही कुछ पीढ़ी में यह आता है और उसके पापों के प्रायश्चित के लिए जनता को टैक्सों से मुक्त करता है और बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने का काम यह करता है। किस चंद राजा के शासन काल में डोटी के राजा नागमल ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, जिसे अंततः पराजित होना पड़ा? भारती चंद डोटी को जीत कर आया था। डोटी को जीतने के बाद उसने 1450 में अपने जीवित रहते ही अपने पुत्र रतन चंद को गद्दी पर बैठा दिया था।
रतन चंद के गद्दी पर आने के बाद नागमल डोटी में दोबारा से विद्रोह करता है, कुमाऊं पर हमला करता है। अंततः नागमल दोबारा से हारा जाता है रतन चंद के द्वारा। इसे पराजित कर दिया जाता है। कुमाऊं की अधीनता अब इससे स्वीकार करवा दी जाती है और अभी तक डोटी को टैक्स देता था चंद राज्य, अब डोटी टैक्स देना स्वीकार करता है चंद राजाओं को। तो इसको भी याद करना कि किसने किया था, रतन चंद ने किया था। ठीक है, नागमल का जो विद्रोह होता है वो इसी के काल में हुआ था। रतन चंद ने इसके बाद चंद साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करता है और कई सारे क्षेत्रों को, जिसमें जुमला वाला क्षेत्र है, बजांग का क्षेत्र है, थल वाला जो इलाका है, इन सब के राजाओं से अपनी अधीनता को यह स्वीकार करवाता है। ठीक है, कुमाऊं में चंद राजाओं में जो पहला भूमि बंदोबस्त होता है वो भी रतन चंद ने ही करवाया था। कीर्ति चंद किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे और उनके गुरु कौन थे? जो कीर्ति चंद थे 1488 से 1503 तक इनका शासनकाल माना गया है। हालांकि अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग है, लेकिन मेन ये है कि ये किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे। दो बातें कीर्ति चंद को लेकर आपने पहले क्लियर करनी है। पहली चीज, चंद राजाओं में सबसे ज्यादा जो विस्तार चंद राज्य का हुआ वो कीर्ति चंद के काल में हुआ। ठीक है, दूसरी चीज आपने ये याद करनी है, कीर्ति चंद वो पहला चंद राजा था जिसने गढ़वाल के पंवार राजाओं पर आक्रमण किया था। यानी गढ़वाल पर हमला करने वाला पहला चंद राजा कौन था? कीर्ति चंद। कीर्ति चंद जो था यह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था और शेर बाबा नागनाथ जो थे ये इनके गुरु थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इनके जो गुरु थे, गुरु नागनाथ, ये चंपावत में ही निवास करते थे। ठीक है, अगला, कीर्ति चंद ने गढ़वाल के किस शासक पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था? तो कीर्ति चंद पहला चंद राजा था जिसने गढ़वाल के राजा के ऊपर आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल का राजा अजयपाल था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कहा जाता है पहली बार जब इन दोनों की लड़ाई हुई तो कीर्ति चंद अजयपाल को हरा देता है। इसी युद्ध के बाद अजयपाल को वो मजबूर करता है स्वर्ण कर यानी गोल्ड टैक्स देने के लिए। साथ में कुमाऊं और गढ़वाल का जो बॉर्डर है वो बेघाट को निश्चित कर दिया जाता है। हालांकि अगले ही वर्ष में अजयपाल कुमाऊं पर हमला करता है और पहला राजा बनता है गढ़वाल का जिसने कुमाऊं पर हमला किया। तो पूछेगा कुमाऊं का पहला राजा जिसने गढ़वाल पर हमला किया वो कीर्ति चंद है। पूछेगा गढ़वाल का पहला राजा जिसने कुमाऊं पर हमला किया वो अजयपाल था। दूसरे युद्ध में अजयपाल कीर्ति चंद को हरा देता है और अपनी हार का बदला यहां पर ले लेता है। ठीक है, कीर्ति चंद और अजयपाल के बीच हुए युद्ध के बाद कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा किससे निर्धारित किया गया? तो दोनों की लड़ाइयों के बाद कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा देघाट को बनाया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीर्ति चंद ने पाली पछाऊ के किन क्षेत्रों के राजाओं को युद्ध के बिना ही आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था? कीर्ति चंद ने सबसे ज्यादा विस्तार किया चंद राजाओं का। कीर्ति चंद ने 12 मंडल परगने को जीता। इसके अलावा अल्मोड़ा के पास जो खगमरा कोट जहां पर बनेगा बाद में, उस इलाके को जीता। सियांड्रा कोट का जो किला है उसको इसने अपने राज्य में मिलाया। पूरे 12 मंडल को जीतने के बाद गागस और कोसी नदी के बीच का जो क्षेत्र था जिसे हम कैडरो बोरारो कहते हैं उसको कीर्ति चंद यहां पर जीत जाता है और उसके आसपास के इलाकों को भी जीतता है। इन विजयों के बाद जो पाली पछाऊ का इलाका था, इस इलाके में चौखुटिया, भिकियासेन और रामगंगा के जो इलाके थे, रामगंगा क्षेत्र जो पूरा लगा हुआ था, यहाँ के राजा बिना लड़े ही कीर्ति चंद के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यानी कीर्ति चंद ने किन किन इलाकों को जीता, इनकी विजयों को एक बार पूछा गया था पेपर में, तो नोट कर लीजिए। 12 मंडल परगने को इसने पूरा जीता, जिसमें खगमरा कोट वाला जो किला है जहां पर अभी बना नहीं है वो भीष्मचंद बनवाएगा, लेकिन उस इलाके को जीता इन्होंने। सियुंड्रा कोट को इन्होंने जीता। कैडरो बोरारो को इन्होंने जीता, जो कोसी और गागस नदी है उसके बीच का इलाका था। इसके बाद पाली पछाऊ का जो क्षेत्र है, चौखटिया, भिकियासेन, रामगंगा नदी से लगा हुआ पूरा इलाका, इस पूरे इलाके को जीता। इतना ही नहीं, इसके बाद फलदा कोट को जीता, कुश कटोली को जीता, सब इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद कीर्ति चंद के शासन के अंत में वर्तमान की जो अस्कोट वाला इलाका था, जो सिरा वाला इलाका था, अस्कोट वाला इलाका, सिरा वाला इलाका, कत्यूर घाटी, इसके अलावा जो कपकोट वाला इलाका है, इन इलाकों को छोड़कर, वर्तमान के इन इलाकों को छोड़कर पूरा कुमाऊं कीर्ति चंद के अधीन हो चुका था, चंद राजाओं के अधीन हो चुका था। अस्कोट, सिरा, कत्यूर घाटी और कपकोट क्षेत्र को छोड़ करके। ठीक है,
चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित करने का पहला प्रयास किस राजा ने किया जिसकी हत्या रामगढ़ के स्थानीय शासक ने कर दी थी? तो चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी, पहले जो चंद राजा थे वो छोटे से एरिया में शासन करते थे, चंपावत में शासन करते थे, लेकिन अब इनका जो क्षेत्र था वो काफी बढ़ चुका था, लगभग पूरे कुमाऊं में इनका विस्तार हो चुका था। तो अब इनको राजधानी सीमावर्ती इलाके से हटाकर राज्य के बीच में स्थानांतरित करनी थी। उसके लिए सबसे उपयुक्त था अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में राजधानी स्थानांतरित करने का काम करता है भीष्मचंद। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भीष्मचंद राजधानी परिवर्तित करता है, प्रयास करता है, खगमरा कोट किले का निर्माण करवाता है अल्मोड़ा में, और इसी किले में एक स्थानीय राजा था जो इसकी हत्या कर देता है। उस राजा का नाम था गजवथिंगा, इसको भी याद करना है, वो एक खस राजा था, वो इसकी हत्या यहां पर कर देता है। तो इसने राजधानी परिवर्तित जरूर करी थी लेकिन बनी इसके काल में नहीं थी। बालो कल्याण चंद ने गंगोली, या जिसे गंगवली भी कहते हैं, अधिकार करने के लिए किस मनकोटी राजा के आंतरिक कलह का लाभ उठाया? तो गंगोली को जीता था बालो कल्याण चंद ने। बालो कल्याण चंद भीष्मचंद के बाद गद्दी पर आता है। गद्दी पर आने के बाद वो सबसे पहला काम वही करता है जो उसके पिता की आखिरी इच्छा थी, जो अधूरी रही, अल्मोड़ा राजधानी बनाना। भीष्मचंद का जो काल माना जाता है वो 1550 से, कुछ जगहों पर 1555 भी दिया गया है, 1560 तक माना जाता है। अल्मोड़ा राजधानी परिवर्तित कर दी थी लेकिन अभी बनी नहीं थी। 1563 में आधिकारिक रूप से अल्मोड़ा को कुमाऊं की यानी चंद राजाओं की राजधानी बनाया जाता है। यहां पर अल्मोड़ा का नाम आलमनगर रखा जाता है, लेकिन अल्मोड़ा के इलाके में एक घास काफी ज्यादा मात्रा में मिलती थी जिसे किलमोड़ा कहते हैं, उसी के नाम पर इसका नाम अल्मोड़ा पड़ गया, वहां पर उगने वाली घास के नाम पे। ठीक है, तो 1563 में अल्मोड़ा की आधिकारिक रूप से स्थापना होती है, उसे राजधानी बनाया जाता है और उसका नाम आलमनगर रखा जाता है, लेकिन वो ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ, ज्यादा अल्मोड़ा प्रचलित हो गया। ठीक है, इसके बाद जो बालो कल्याण चंद था, इसी के साम्राज्य में जो गंगोली वाला इलाका था वहां पर उस समय मनकोटी राजाओं का अधिकार था। उस समय मनकोटी राजा नारायण चंद वहां पे शासन कर रहा था। वहां पर इसकी नजर पहले से थी। इसको पता चलता है कि जो वहां के दीवान हैं, पंत और उपरीति, इनमें अभी आपसी कलह चल रही है। इसी आंतरिक कलह का लाभ उठाता है बालो कल्याण चंद, गंगोली को अपने साम्राज्य में मिला लेता है, गंगोली के मणकोटी राजा नारायण चंद को हरा देता है। तो गंगोली को जीतने का काम इसी ने किया था। बाद में इसके कुछ इलाके वापस से डोटी के अधिकार में चले जाते हैं, जैसे सौर वाला इलाका। सिरा तो पहले से ही बाहर था, सौर का जो इलाका था वो भी अब डोटी के अधिकार में था। बालो कल्याण चंद जो था यह सौर और सिरा यानी जो आज का पिथौरागढ़ वाला शहर है और जो डीडी हाट है उनको वापस अपने पास करना चाहता था। इसके लिए इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसकी जो पत्नी थी वह डोटी के राजा की पुत्री थी। डोटी में उस समय शोभामल का शासन था, तो यह शोभामल की पुत्री से विवाह करता है और दहेज में सौर और सिरा इन दोनों राज्यों की डिमांड करता है। हालांकि इसे केवल सौर राज्य दिया जाता है, सिरा राज्य इसे नहीं दिया जाता क्योंकि यह पहले भी इनके अधिकार में नहीं था। अब इसकी इच्छा इसका पुत्र रुद्रचंद पूरी करेगा। अपने पिता की जो इच्छा थी सिरा जीतने की, सिरा को किसने कुमाऊं में मिलाया? वो था रुद्रचंद। उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। चंद राजाओं द्वारा विजित किलों का मिलान करें। तो चंद राजाओं की विजयों के बारे में बताना है, किसने कौन सा क्षेत्र जीता। जो दान कीर्ति चंद है, कीर्ति चंद ने कौन सा इलाका जीता था? कीर्ति चंद ने विसात कोट और खगमरा कोट वाला इलाका जीता था। बालो कल्याण चंद ने दानपुर क्षेत्र वाला जो इलाका था, दानपुर क्षेत्र पर भी इसने अपना नियंत्रण स्थापित किया। दानपुर भी इनके इलाके में नहीं था, जो कपकोट वाला इलाका है वो इनके क्षेत्र में नहीं था, इसने वहां पर अपना अधिकार स्थापित किया। और रुद्रचंद ने तराई भाबर की पुनर्विजय को प्राप्त किया। तराई भाबर को गरुड़ ज्ञानचंद ने भी जीता था, लेकिन फिर चंद आपसी कलह में यहां पे फंस जाते थे, युद्धों में फंस जाते थे। तराई का इलाका फिर से स्वतंत्र हो जाता था, या जो दूसरे वहां के आक्रमणकारी थे मैदानी, वो कब्जा कर लेते थे। तो तराई को जीतने का काम वापस रुद्रचंद करता है। जब अकबर के दरबार में जाता है, अकबर की अधीनता को स्वीकार करता है। तो कीर्ति चंद ने बिसात कोट खगमरा कोट को जीता, यानी पहले का 2। बालो कल्याण चंद दानपुर क्षेत्र यानी 1, रुद्रचंद का तराई भाबर यानी 3। 2-1-3 हमारा आंसर है जो यहां पर है, 2-1-3। ठीक है, अगला है हमारा
रुद्रचंद ने अकबर की सेना के साथ मिलकर किस युद्ध में भाग लिया और 84 माल यानी तराई भाबर का जो फरमान है और खिल्लत उसको प्राप्त किया? तो देखिए, अकबर के द्वारा रुद्रचंद को जब अपने दरबार में बुलाया गया, अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात लाहौर में होती है। 1588 में यह मुलाकात होती है। यहीं पर अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है रुद्रचंद। मुगलों की ओर से उस समय इसे नागौर की लड़ाई में भेजा जाता है। नागौर की लड़ाई में अकबर की वीरता से काफी खुश होता है अकबर, और इसे 84 माल का जो परगना था यानी तराई भाबर का जो क्षेत्र था, इसे नौलखिया परगना भी कहते थे और 84 माल परगना भी कहते थे। नौलखिया परगना इसलिए कहते थे क्योंकि यहां से 9 लाख रुपयों की आमदनी होती थी और 84 कोस में यह फैला हुआ था, जिस वजह से इसे 84 माल परगना कहते थे। इसका फरमान इसको दे देता है और साथ में इसे खिल्लत भी प्रदान कर देता है। इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए रुद्रचंद जब वापस आता है तो रुद्रपुर नामक शहर की स्थापना यहां पे करता है। ठीक है, एक और चीज याद रखना कि द्वंद्व युद्ध यानी एकाकी युद्ध का संबंध किस चंद राजा से है। बेसिकली अकबर के काल में ही जब यह दरबार में नहीं गया था तो हुसैन खान टुकड़िया का अधिकार यहां पे तराई वाले इलाके पे होता था। हुसैन खान टुकड़िया की मृत्यु हो जाती है। मुगल जैसे ही वहां से हटते हैं यानी हुसैन खान टुकड़िया मरता है, रुद्रचंद कब्जा दोबारा से तराई भाबर क्षेत्र में कर लेता है। जैसे ही ये बात मुगलों को पता चलती है, वहां से सेना आती है। मुगलों की सेना जाहिर सी बात है काफी बड़ी थी, तो रुद्रचंद ये सुझाव देता है कि एकाकी युद्ध या जिसे टकाफा युद्ध भी कहते हैं और एकता युद्ध भी कहते हैं, कि केवल जो सेनापति हैं, जैसे इधर से रुद्रचंद और उधर से जो सेनापति है वो लड़ेंगे, जो जीता उसी की विजय मानी जाएगी। और एकाकी युद्ध होता है, दोनों व्यक्ति साथ में लड़ते हैं, रुद्रचंद जीत जाता है, अकबर काफी प्रभावित होता है, फिर इसे अपने दरबार में बुलाता है। तो यह भी ध्यान रखना है कि एकाकी युद्ध या टकाफा युद्ध किसने किया था? रुद्रचंद ने किया था। ठीक है, रुद्रचंद ने किस प्रसिद्ध मुगल दरबारी को अपना पुरोहित नियुक्त किया था? देखिए, रुद्रचंद के मुगल दरबार में फिर लोगों से अच्छे संबंध बन गए थे। मुगलों में इसने जो बीरबल थे उनको अपना पुरोहित नियुक्त किया था। कुछ जगहों पर है कि इन्होंने बीरबल के साथ तो इनके मधुर संबंध थे, लेकिन बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित बनाया था। हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग है, लेकिन आपने यह ध्यान रखना है, बीरबल को पुरोहित बनाने का काम अगर किसी ने किया वो रुद्रचंद ने किया। अगर बीरबल का नाम नहीं होगा तो फिर उनके पुत्र को बनाने का काम रुद्रचंद ने किया। क्वेश्चन आता है, किस चंद राजा के बीरबल के साथ अच्छे संबंध थे? तो रुद्रचंद था। ठीक है, वर्तमान जिला अदालत और कोषागार के रूप में प्रयुक्त मल्ला महल का निर्माण अल्मोड़ा में किसने करवाया था? तो अल्मोड़ा में स्थित है मल्ला महल। मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद ने ही करवाया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, रुद्रचंद के उस कुशल सेनापति और मणकोटी राजाओं के दीवान का क्या नाम था जिसने सिरा विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मणकुटी राजाओं की हमने भी ऊपर बात करी थी कि उस समय नारायण चंद वहां शासन करता था, जिसको बालो कल्याण चंद हरा देता है। वहां के जो दीवान थे पंत और उप्रेती, उनमें संघर्ष होता था। बाद में पंत वहां पे शक्तिशाली बन जाते हैं। उन्हीं मणकुटी के दीवान जो थे उन्हीं में से एक था पुरुषोत्तम पंत, और यही पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का एक कुशल सेनापति था। रुद्रचंद ने अपनी पिता की जो इच्छा थी सिरा राज्य को जीतना यानी डीडीहाट वाले इलाके को जीतना, उसके काफी प्रयास किए, लेकिन वो जीत नहीं पाया। अंततः पुरुषोत्तम पंत, इसे पुरखू पंत भी कहते हैं, तो पुरुषोत्तम पंत ने इसकी मदद करी। पुरुषोत्तम पंत को इसने विजय के लिए भेजा। पुरुषोत्तम पंत भी एक दो बार गया, हारा, वहां पर जीत नहीं पाया। अंततः इसने जो सिरा राज्य था जिस पर डोटी का अधिकार था, अब डोटी का राजा जो था वो रुद्रचंद का मामा हरिमल बन चुका था। हरिमल का अधिकार था वहां पे। यह सिरा राज्य की जो भी रसद होती थी, खाना पीने का जो सामान था, उसकी आपूर्ति बंद करवा देता है। अंततः हरिमल को समझौता करना पड़ता है, हार माननी पड़ती है और सिरा छोड़ना पड़ता है। तो सिरा जिताने में इंपॉर्टेंट योगदान किसका था? पुरुषोत्तम पंत का था। रुद्रचंद का सेनापति है, जाहिर सी बात है। मणकोटी राजाओं का दीवान भी था, क्योंकि अब मणकोटी में जो राजा है वो इन्हीं के अधिकार में, इन्हीं के अंडर में शासन करता है, वो स्वतंत्र राजा नहीं था। तो वहीं के दीवान को बुला करके फिर यह युद्ध रुद्रचंद लड़ता है। रुद्रचंद ने इस विजय के बाद सिरा के साथ साथ अस्कोट का इलाका, जौहार, दारमा वाला इलाका, ये सब चंद साम्राज्य में शामिल हो जाता है। हालांकि अस्कोट का इलाका वापस फिर रुद्रचंद वहां के जो रजवार थे उनको लौटा देता है। चंद
रुद्रचंद के समय बधानगढ़ी जो ग्वालदम के निकट है, इसीलिए इसे ग्वालदम भी कह देते हैं। कई बार जो यहाँ पर युद्ध होता है उसे ग्वालदम का युद्ध कह देते हैं। और बधानगढ़ी में लड़ा गया तो इसे बधानगढ़ी का युद्ध भी कहते हैं। कि युद्ध में किस कत्तूरी राजा ने गढ़वाल सेना की मदद करी थी? अब देखिए, जो बधानगढ़ी का युद्ध था ये रुद्रचंद के काल में होता है। इसके अलग अलग वर्ष दिए जाते हैं, कुछ जगहों पर 1581 है, कुछ जगहों पर 1591 है। तो आपने विकल्पों के आधार पर टिक करना है। यह जो ग्वालदम का युद्ध था गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में लड़ा जाता है। गढ़वाल सेना की मदद करता है अंतिम कत्तूरी राजा जिसे माना जाता है शक्तिशाली सुकालदेव। सुकालदेव उस समय कत्तूरी राजा था, हालांकि बहुत छोटे इलाके में यह शासन करता था। कत्तूरियों की मदद से गढ़वाल सेना जो थी वो पुरुषोत्तम पंत जो कि रुद्रचंद का खास सेनापति था, इसकी हत्या कर दी जाती है या इसे मार दिया जाता है। क्वेश्चन आता है पुरखू पंत या पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो गढ़वाल के साथ बधानगढ़ी का युद्ध या ग्वालदम का युद्ध। इस युद्ध के बाद अब यहां पे पुरुषोत्तम पंत की हत्या हो चुकी है। जो सुकालदेव है ये कत्यूर क्षेत्र में यानी बैजनाथ वाले इलाके में, जो अभी चंद राज्य में शामिल नहीं था, वहां पे शासन करता था। रुद्रचंद कत्यूर घाटी पे आक्रमण करता है और सुकालदेव की हत्या कर देता है, ठीक है, और उसे भी चंद राज्य में मिला लेता है। रुद्रचंद द्वारा रचित संस्कृत के महान ग्रंथ कौन से हैं? रुद्रचंद न केवल एक कुशल सेनापति या एक कुशल राजा था, बल्कि एक विद्वान राजा भी था। इनके द्वारा कई सारे अच्छे काम इन्होंने किए शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। इन्होंने कई सारे स्थानीय लोगों को काशी भेजकर शिक्षा दिलवाई। वापस आने पर उनको अपने दरबार में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। इसके अलावा रुद्रचंद ने कई सारी संस्कृत ग्रंथों की रचना भी करी। उनके 4 इंपॉर्टेंट संस्कृत ग्रंथ हैं, जिसमें एक है उषा रागोदिया, एक है सैनिक शास्त्रम, एक है ययाति चरितम और एक है त्रिवर्णिक धर्म निर्णय। ये चारों के चारों धर्म ग्रंथ किसके हैं? चारों के चारों संस्कृत ग्रंथ किसके हैं? रुद्रचंद के हैं। आपको पूछा है इनमें से कौन कौन से रुद्रचंद के हैं? उपयुक्त सभी। रुद्रचंद का सबसे बड़ा योगदान समाज का पुनर्गठन था, जिसे उन्होंने किस पुस्तक में संहिताबद्ध किया था, कोडिफाइड किया था? रुद्रचंद ने समाज को नई तरीके से वहां पर व्यवस्थित किया, समाज का पुनर्गठन किया, नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया। ब्राह्मणों के गोत्र हो गए, नई तरीके से जाति व्यवस्था को और उनके आपसी संबंधों को व्यवस्थित करने का काम रुद्रचंद ने किया। इसके लिए रुद्रचंद ने एक संहिता यानी एक पुस्तक यहां पर तैयार करवाई, जिसमें सारे कानून लिखे गए थे। इस पुस्तक को कहा जाता है त्रिवर्णिक धर्म निर्णय। तो यहां पे सिर्फ धर्म निर्णय है, यही इसका आंसर होगा। पूरा नाम था त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, ठीक है। इसके अंतर्गत उन्होंने पूरे समाज को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया, अलग अलग विशेष पदों को यहां पे सृजित किया, अलग अलग जातियों में उन्होंने बांटा। और वो सारे पद, वो सारी जातियां जो उन कैटेगरी में नहीं आई, जो नॉर्मल लोग रह गए, उनको कहा जाता था पौड़ी 15 बिस्वा। तो क्वेश्चन आता है चंद काल में या खासकर रुद्रचंद के काल में सामान्य जनता को क्या कहा जाता था? सामान्य जनता को पौड़ी 15 बिस्वा कहा जाता था, ठीक है। किस इतिहासकार ने रुद्रचंद की तुलना हर्षवर्धन से करते हुए हर्षशिलादित्य कहा है? तो देखिए, हर्षवर्धन को शिला आदित्य कहते हैं। यह क्वेश्चन जीएस में कई बार पेपर में बन चुका है। कुमाऊं का हर्षशिला आदित्य ये कहा जाता है रुद्रचंद को, और ये इनको शिव प्रसाद डबराल ने कहा था। जो शिव प्रसाद डबराल हैं ये उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाते हैं। इसके अलावा इनको चारण उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो रुद्रचंद था उनके लिए हर्षशिलादित्य कहा, यानी उनको ये उपाधि प्रदान करी। जो रुद्रचंद थे इन्होंने और भी काम किए। इन्होंने जागेश्वर और केदारेश्वर मंदिरों की मरम्मत का भी काम किया। इन्हीं के काल में जो यूरोपीय एक व्यापारी आया था विलियम फिंच, वो आता है, रुद्रचंद के दरबार में भी वो जाता है। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा बालेश्वर में खुदाई करवाई जाती है, जहां पर एक प्राचीन शिवलिंग प्राप्त होता है। वो काम भी रुद्रचंद ने किया था, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू बुक वाइज सीरीज, उसकी एक और क्लास यहां पर कवर करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।